राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। अब की बार किसकी बनेगी सरकार? 4 जून को नतीजों के दिन तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन नतीजों से पहले अब बोगस वोटिंग को लेकर के सियासी पारा गर्मा गया। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कांग्रेस पर बोगस पोलिंग का आरोप लगाया, तो पूर्व सीएम मनोहर लाल का भी कहना है कि कुछ जगह पर ऐसी शिकायतें आई हैं, कई अधिकारियों के बारे में पता लगा था और अगर शिकायत सही मिलती है तो फिर इस पर कार्रवाई होगी। वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जवाब दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सारे अधिकारी उन्होंने तैनात किए हैं, उसके बावजूद बोगस वोटिंग का आरोप लगाना आधारहीन है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत से बूथों पे व्यापक स्तर पे बोगस वोटिंग की है। हमने और पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद वो लोग बहुत सी जगह बोगस वोट डालने में कामयाब हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने बेटे को जबरदस्ती लोकसभा में भेजने के लिए उन्होंने ये साजिश रची और पिछले बार 2019 में जो उनकी हार हुई थी बाप बेटे की, उसका बदला लेने का उन्होंने असफल प्रयास किया। ये व्यापक स्तर पर धांधली हुई है और मैं इलेक्शन कमीशन से मांग करता हूं कि गढ़ी सांपला कलोई, महम और बेरी, इनमें दोबारा चुनाव करवाने चाहिए। देखिए, कुछ जगह की शिकायतें आई हैं और उसमें प्रशासन के लोगों की भी शिकायतें हमको मिली हैं। तो जो शिकायतें मिली हैं उसमें अगर वो सिद्ध होती है तो निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रशासन में भी कुछ न कुछ ऐसी काली भेड़ें ज़रूर होती हैं। उसको मौके पर कई बार नहीं पता लगता, देर से पता लगता है, बाद में रिपोर्ट आती है, तो हम 6 तारीख के बाद उन सब की ओर से तो उनकी हम जानकारी ले रहे हैं कि जो व्यक्ति जिन्होंने द्वेष भाव से काम किया है तो उन्होंने जवाब देना पड़ेगा। तो उनकी हम जानकारी ले रहे हैं कि जो व्यक्ति जिन्होंने द्वेष भाव से काम किया है तो उन्होंने जवाब देना पड़ेगा। देखिए, जहाँ कहीं भी देखिए इस प्रकार की कोई बातें आई है निकल करके, निश्चित रूप से उनका कड़ा संज्ञान लिया जाएगा और जहां कहीं भी इस प्रकार की जो भी घटना हुई उसके लिए जो भी जिम्मेवार होगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये देखने की बात है, अगर किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने ऐसी कोई बात कही है तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेकर के देखेगी पार्टी और सरकार भी देखेगी कि कहीं कोई किसी कर्मचारी अधिकारी ने कोई लापरवाही तो नहीं करी। कि कुछ जगह इस प्रकार की बातें आई हैं और अभी जवानी बातें आई हैं, क्योंकि जवानी कोई चर्चा होना और लिखित में आना, लिखित में कोई बात आएगी तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, अगर कहीं कोई किसी भी कर्मचारी अधिकारी ने अगर कोई पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया होगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होती है वो करनी होती है। बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने कहा कि सिरसा और रोहतक में विपक्ष ने बूथ कैप्चरिंग की और उसमें अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी दोषारोपण किया गया कि बोगस वोट कराई गई। ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा एक वरिष्ठ, जो भाजपा के सबसे वरिष्ठ जो नेता हैं प्रदेश के, उनके द्वारा लगाए जाने से ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो कितने इस चुनाव से असहज हो चुके हैं। वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं बोगस मतदान का, जबकि सारे अधिकारी उनके द्वारा तैनात किए हुए हैं, सारे कर्मचारी उनके द्वारा तैनात किए गए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन भी उनकी कठपुतली बनी हुई है। उसके बावजूद जो विपक्ष को कहना चाहिए था, उन्होंने कहा। इससे ये संकेत हमें अवश्य मिलता है कि जरूर इन्होंने जैसे पिछले चुनाव में गड़बड़ी करके दीपेंद्र हुड्डा जी को जैसे हराने का काम किया था, इनकी अभी भी मंशा ये हो सकती है। तो बहुत सचेत रहने की भी ज़रूरत है हमें भी और इलेक्शन कमीशन को भी।
तो कुल मिलाकर के अभी नतीजे आने का इंतजार हो रहा है, यानी कि 4 तारीख का इंतजार है। लेकिन उन सब के बीच में आप देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर किस तरीके से लगातार जो राजनीतिक पारा है वो गर्म है, और अब बोगस वोटिंग को लेकर के भी आप देख रहे हैं कि जम करके आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो बोगस वोटिंग के आरोप लग रहे हैं, दरअसल इसके पीछे की असल हकीकत क्या है और जो बातें कही जा रही हैं उसके मायनों को समझते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी आपका स्वागत है। सुरेश रूड जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश रूड जी आपका भी स्वागत। विवेक चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक जी आपका भी स्वागत है। विधु रावल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। अभी हम लोग सुन रहे थे कृष्णन मूर्ति हुड्डा ने सबसे पहले ये बात कही, गढ़ी, सांपला, किलोई और बेरी का उन्होंने जिक्र किया, जहां पर उन्होंने कहा कि इस तरह के कुछ इनपुट्स हैं जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि वहां पर बोगस मतदान या बोगस वोटिंग हुई है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस पर रिस्पॉन्ड किया, सुभाष बराला जी भी इस बात को लेकर के कह रहे थे। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि ये जो बोगस वोटिंग का आरोप कृष्णमूर्ति हुड्डा ने लगाया है, इसके पीछे तथ्यात्मक सच्चाई है? क्योंकि उदय भान जी का ये कहना है कि जिस तरह से वोटिंग हुई है उसके बाद आपको ये लग रहा है कि नतीजे आपके पक्ष में नहीं आने वाले, इसलिए इस तरह की बातों को आप लोग हवा दे रहे हैं। विधु रावल जी, आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। आयुष जी, आपका नमस्कार और आपके साथ साथ इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनका भी नमस्ते। देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी जी जी। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जो है, जिस प्रकार से देश भर से रिपोर्ट आ रही है, हरियाणा भर से भी, कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि एक बहुत डीप रूटेड नेटवर्क है, वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक बहुत प्रचंड जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़ी हुई है। 4 तारीख को आपके चैनल पर और बहुत सारे चैनल्स पर जो हम विश्लेषण करने वाले हैं उसमें चीजें सामने सामने आ ही जाएंगी। लेकिन मैं इससे बड़े एक सवाल पर जो है लेकर जाना चाहता हूं। मैं उस सवाल पर जो है फिर से सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस प्रकार से 2002 से और विशेष रूप से 2014 से कुछ लोगों को जो ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार सत्ताओं पर मानकर बैठे थे, उनको ये हजम ही नहीं हो पा रहा है कि देश की और प्रदेश की जनता किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कितने दिल जान से चाहती है, सिराखों पर बिठाती है और उनको चुनाव दर चुनाव जो है प्रचंड जीत की तरफ लेकर जा रही है। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। वो सोच कर आए थे कि राजा जो है जनता की वोट से नहीं, राजमाता की कोख से निकलता है। तो उस प्रकार से वो हर हथकंडे अपनाते हैं। किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को किस प्रकार से हनन किया जाए, और ये एक बहुत गंभीर विषय है। पूरे देश में हम देख पा रहे हैं ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनका टेप रिकॉर्डर अभी भी 2002 और 2014 के आसपास कहीं ना कहीं, किसी का 2014 और किसी का 2002 पर मंडरा रहा है। अभी भी ये लोग अभी भी हजम नहीं कर पा रहे कितने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की निरंतर लगातार सरकारें बन रही हैं और सरकार में किए गए अच्छे कामों के सरकारें बार बार रिपीट हो रही हैं। ये बात नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। दूसरा मैं बिंदु आपकी तरफ लेकर जाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किनके खिलाफ है? भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जो है दबंगों के खिलाफ है। हर जगह जो शोषण करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बीड़ा उठाया है, आमजन की बात करने के लिए, गरीब की आवाज उठाने के लिए। इसीलिए जब गरीब का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बनता है तो इनको बर्दाश्त नहीं होता कि वो किसी हुड्डा या चौटाला या किसी बड़े राजवंशी परिवार से क्यों नहीं है, कोई फर्जी गांधी अपना सरनेम क्यों नहीं है उसका। ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और ये जो दबंग और माफिया किस्म के लोग हैं, इनके विरुद्ध सीधा जंग जो है हमने छेड़ी हुई है। तीसरा विषय जो है, जो भ्रष्टाचार पर एक बहुत गंभीर चोट जो है हमने की है, उसके बाद ये लोग जो बहुत सारा मोटा माल खा जाया करते थे, वो लोग भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे देश और प्रदेश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी गरीब के जो है चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हर वो प्रयास कर रही है, हर वो अथक प्रयास कर रही है कि ये जो जिस प्रकार के लोग जो थे, जो व्यवस्थाओं को चलाया करते थे, जो इकोसिस्टम्स थे, उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। और ये इकोसिस्टम में बहुत लोग हैं। ठीक है, लेकिन विधु रावल जी, ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं दरअसल, लेकिन ये बोगस वोटिंग वाली जो बात है, ये आपकी पार्टी के नेता के ही तरफ से शुरू हुई और उसके बाद उस पर आपकी ही पार्टी के नेताओं ने रिएक्शन दिया और उसके बाद फिर उदय भान जी ने ये कहा कि भाई ठीक है, एक तो आप लोगों के लगाए हुए अधिकारी थे और उसके बाद अगर बोगस वोटिंग की आप लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि जनता के मिजाज को इस बार किस तरीके से आप लोगों ने असेस किया है, इसलिए आप लोग इस तरह की बातों को हवा दे रहे हैं। दरअसल बोगस वोटिंग जैसी कोई चीज नहीं है। तो वो बोगस वोटिंग पे मैं समझना चाह रहा हूं कि इस तरह के आरोपों को किस तरीके से देखा जाए।
आयुष जी, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होता है, अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के बूथ के अंदर जो रजिस्टर्ड एजेंट हैं उनको जाकर कत्ल कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि जो है जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किलिंग होती है। हम देखते हैं किस प्रकार हरियाणा के अंदर जो है, जब वोटिंग कुछ ही दिनों बाद होने वाली थी, यानी वोटिंग से चंद दिनों पहले तक कुछ लोग वोटिंग वाली प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना चाहते, उसकी बजाय अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 4-4, 5-5 लठ लेकर खड़े होकर आदमी रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जबरदस्ती का लड़ाई लड़ने, सिर होने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके लड़ा जाए। इससे थोड़ा और पीछे ले चलता हूं, हम आंदोलनों की बात करते हैं। किस प्रकार से पिज्जा बर्गर आंदोलन हमने देखा किस प्रकार से प्रायोजित तौर पर जबरदस्ती हरियाणा को जलाया गया। ये सब जो है चीजें, बोगस वोटिंग एक रियलिटी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कितनी मात्रा में हुई, कहां हुई, ये जांच का विषय है। अधिकारियों का आपने नाम लिया, अधिकारी जो है ये कौन अधिकारी हैं? बहुत सारे अधिकारी तो अलमारी काट कर पीछे से जो लिस्ट जाया करती थी उनमें से भी भर्ती हुए होंगे। बहुत सारे लोग वो जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जिनको वन मैन शो, जिन भर्ती आयोगों को हुड्डा सरकार के दौरान कहा जाता था, उनमें भी होंगे। तो एक इकोसिस्टम है जिसको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि प्रचंड मात्रा में लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। मैं अंत कर रहा हूं आयुष जी, क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीकों से नहीं जीत सकते भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए अलोकतांत्रिक तरीकों से प्रयास करें। लेकिन इसके बावजूद मैं अंतिम बात ये कह रहा हूं, प्रचंड जीत इनके सामने जब भारतीय जनता पार्टी की आएगी, ये रोते बिलखते आपको हम टीवी स्टूडियोज पर दिखा दूंगा मैं 4 जून को। आप इस नजारे को देख लीजिएगा। ये कहेंगे इतना कुछ कर दिया फिर भी हार गए, 4 तारीख को हम सब लोग, फिर भी 4 तारीख को हम सब बैठेंगे, उस दिन भी नजारा क्या होगा देखेंगे। सुरेश टोड जी। आयुष जी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इन्होंने रोने पीटने की बात 4 जून के बाद की कही है, लेकिन इन्होंने रोना पीटना 25 मई से पहले शुरू कर दिया। बोगस वोटिंग 25 मई को ही वोटिंग हुई है, ये आरोप इन्होंने झूठा आरोप 25 मई को लेकर ही लगाया है पोलिंग डे को। लेकिन माननीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर, जो हरियाणा में सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बेशक वो मुख्यमंत्री भी ना हो आज की तारीख, उन्होंने 25 मई से पहले हरियाणा के बहन और बेटियों को, अधिकारियों और कर्मचारियों को सरेआम दोषी ठहराते हुए चेतावनी दी थी कि 4 जून तक का समय आपका है और 4 जून के बाद हमारा है। यानी 25 मई की पोलिंग डेट से पहले मनोहर लाल खट्टर जी को धमकी देने की आवश्यकता कैसे पड़ेगी? उस दिन उनको पता मालूम नहीं होगा कि बोगस वोटिंग हुई है या किसी अधिकारी ने कोई लापरवाही बरती है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हरियाणा के बहनों, बेटी और कर्मचारी कोई वो बाहर से नहीं आए, और प्रदेश के विकास में उन अधिकारियों का, उन कर्मचारियों का एक अहम योग है, अहम उनका योगदान है, जितना योगदान भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इन्होंने तो हरियाणा को लूटा है आके, जेजेपी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलजुल कर। और जो अधिकारी जिनको ये, अगर कोई दोषी अधिकारी है, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी दोषी कर्मचारी या अधिकारी की एक तरह से रक्षा करने के लिए सामने नहीं आएंगे हम लोग, उसको आप कानून के जरिए दंड दीजिएगा। हम तो वो लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने अभी चुनाव प्रचार में सरेआम हर रैलियों में एक बात कही है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में, जैसे 2004 में ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में गुंडागर्दी थी, तो उन्होंने सरकार में आते वो निपटाई थी तब, और कितने लोग, कितने गुंडे बाहर चले गए थे। आज भी हुड्डा साहब ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा, प्रदेश के हर नागरिक की, बहन और भाई की सुरक्षा की जाएगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी क्यों ना हो, चाहे वो एक बड़े से बड़ा अंधभक्त भी क्यों ना हो। कांग्रेस की सरकार बनते ही हुड्डा साहब के शब्द लेते ही उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार संभालेगी कांग्रेस की। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी ने यह भी कहा था पीछे कि सरकार किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती, यह मुख्यमंत्री के बयान है। और जब आप 25 से पहले अधिकारियों पे उंगली उठा रहे हो, इसका मतलब आपने हार स्वीकार कर ली मनोहर लाल खट्टर जी। आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि एक परिवार से आया, गरीब का बेटा, गरीब का बेटा तो दिन में 4-5 ड्रेस बदलता है। गरीब का बेटा 750 किसान शहीदों के दिल्ली का बॉर्डर तक मिलने नहीं आया।
नहीं, लेकिन रोड साहब भाई गड़बड़ी की बात तो देखिए ये बात ठीक है कि देखिए चुनावों में रोड साहब चुनावों में देखिए गड़बड़ी के आरोप तो लगते हैं, ऐसा तो है नहीं नहीं सुरेश रोड जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए चुनावों में गड़बड़ी के आरोप तो लगाते ही है ना भाई। देखिए ऐसा थोड़ी ना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप हैं, आप लोगों की तरफ से भी आरोप लगाए जाते हैं और पार्टियां भी कहती है कि भाई फला जगह ऐसा ऐसा हो रहा है। तो अगर इसको ही आधार मान ले तो इसका मतलब ये मान ले कि जो पार्टी ये आरोप लगा रही है वो अपनी हार को स्वीकार कर ले रही है। भाई गड़बड़ी का आरोप लगाना और हार और जीत होना दोनों में बड़ा अंतर है ना। आयुष जी मैं बताता हूँ इस बात को, एक मिनट का समय और चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात कही जाती है कि भाई लोगों ने तो वोट कांग्रेस को दिया था और बीजेपी कैसे जीती, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं पर इन्होंने मतपेटियों में या ईवीएम में कहीं गड़बड़ तो नहीं कर ली, कहीं मशीनें तो नहीं बदल दी, तब तो कहते हैं कांग्रेस हारते हुए ये बात बोलती है क्योंकि हारने जा रहे हैं। एक देश में दो कानून अलग अलग कैसे हैं? और जब ये कहते हैं कि गड़बड़ हुई है तो इनकी बात जायज है। और दूसरी बात, एक बात तो सोचिएगा, निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है देश में? नरेंद्र मोदी जी की है ना। जो व्यक्ति आजादी के 70 साल बाद भी निष्पक्ष चुनाव कराने में असफल है, ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति के आगे नतमस्तक होकर तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। ये आजादी के समय में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की, नरेंद्र मोदी की नहीं, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है ये, ठीक है। विवेक जी, आप कैसी बात कर रहे हो? चुनाव आयोग की कैसी है? नहीं चुनाव आयोग के ही पास सारी शक्तियां होती हैं, ठीक है। अब आप उसको कान इधर से पकड़ कर इधर ले जाना चाहें तो वो एक अलग बात है विवेक जी। नहीं ठीक है, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग को ये देखना और इंश्योर करना। शिकायत करने आप नरेंद्र मोदी के पास नहीं, चुनाव आयोग के पास जाएंगे। विवेक चौधरी जी, ये बोगस वोटिंग के जो आरोप लग रहे हैं, बोगस वोटिंग के जो आरोप लग रहे हैं विवेक जी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आयुष भाई, ये कहीं ना कहीं आज एक सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है। रोड साहब सुन लीजिए, आपने अपने बारे में बोल दिया। रोड साहब बात आ गई, आपकी बात आ गई। अगर नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी होती तो फिर ठीक है भाई, देश के सारे प्रधानमंत्रियों की जिम्मेदारी होगी। फिर एक सेकंड, पहले बात आने दीजिए इधर विवेक जी। चुनाव आयोग एक संस्था है और उसके ऊपर इस तरीके से बार बार आक्षेप मत करें, ठीक है। शिकायत करने रोड साहब आप वहीं जाएंगे, चुनाव आयोग के पास जाएंगे, नरेंद्र मोदी के पास नहीं जाएंगे। विवेक जी आयुष भाई, आज कहीं ना कहीं ये एक सवालिया निशान है जो बोगस वोटिंग की जिक्र किया जा रहा है, और एक कहीं ना कहीं हार को स्वीकार करने की भी ये बात है। जो लोग दावे करते थे 400 पार, जो लोग दावे करते थे 11 कमल खिलाने के, जो लोग बारी बारी डिबेट्स में बैठ के दावे करते थे पन्ना प्रमुख के, ना तो इनके पन्ना प्रमुख जब टिकट वितरण था उस समय दिखे, ना इनके पन्ना प्रमुख कहीं फील्ड में दिखे। आज कमाल की बात देखिए आयुष भाई, बोगस वोटिंग हो गई, इनके नेता को तो पता लग गया पर इनके किसी पन्ना प्रमुख को पता नहीं लगा। आज अगर ये कहते हैं कि बोगस वोटिंग हो गई तो किसने कंप्लेंट की? किसी ने हाथ पकड़ लिए क्या? किसी ने हथकड़ी पहना दी क्या? आज के दिन यहां बैठ के सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि शोषण किया जाता है, फलाना किया जाता है। मैं तो बीजेपी के तमाम नेताओं की बात करूंगा, बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान चुनाव के दौरान के उठा लीजिए, आपको पता लग जाएगा बीजेपी की क्या हालात है। आज अगर बात करते हैं अनिल विज जी की, अनिल विज जी को पिछले दिनों किसानों ने रोकने का काम किया तो वो सबके सामने था, किस तरह किसानों को रोका गया, किसानों ने रोका और अनिल विज जी ने वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही कि गोली चली किसानों पे, मैं जिम्मेवार हूं। आज हम ये जानते हैं उस समय पे ना सिर्फ अपनी जिम्मेवारी लेने का काम किया, सरकार की जिम्मेवारी लेने का काम किया, अपनी हार भी स्वीकार करने का काम अनिल विज जी ने किया। अंबाला के अंदर मैं बात करूं, अंबाला के अंदर बंतो कटारिया किस तरह हार रही है वो सबके सामने 4 तारीख को आ जाएगा। आज दावे तो किए जा रहे हैं, मैं एक और चीज कहूंगा, आज दावे तो किए जा रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त करने के। अभी मैं शब्द सुन रहा था इनके, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, और भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर कब कार्रवाई होगी? अरविंद शर्मा ने आरोप लगाया था मनीष ग्रोवर के ऊपर, मनोहर लाल खट्टर के ऊपर 500 करोड़ का, हमने नहीं लगाया। आपके जो पूर्व के सांसद थे और आज के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने आरोप लगाया था। आप देखने का काम कीजिए बडौली जी क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। बडौली जी कह रहे हैं विधायकों ने, पूर्व सांसद ने खिलाफत करी, क्रॉस वोटिंग कराई, उसके ऊपर वहां किसने करा दी? वहां भी कांग्रेस वालों ने करा दी या किसी और ने करा दी? आज तो आपकी पार्टी के हार के सिग्नल जो बारी बारी मिल रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा।
आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने अंदर झांक के देखिए। अगर आज बोगस वोटिंग होती है तो उसमें भी आपका बहुत बड़ा फेलियर है और उस फेलियर के नाते आपको रिजाइन करना चाहिए। आज फेलियर है सरकार का, अगर कहीं पे बोगस वोटिंग होती है, आज फेलियर है सरकार का कि वहां पे कर्मचारियों का जिक्र ये करते हैं, कर्मचारी कहते हैं इनेलो के टाइम के थे या कांग्रेस के टाइम के थे। भाई साहब बताना चाहूंगा 2014 में भी वही कर्मचारी थे, 2019 में भी वही कर्मचारी थे और आज भी वही कर्मचारी हैं। उस टाइम तो आपका फेलियर कर गए, आज आपके खिलाफ चल गए। अब चुनाव से पहले ही अगर कर्मचारियों को धमकाने का काम करते हैं तो कर्मचारी तो सरकार के हैं। ठीक है, चलिए ये सारा जो ये मुझे लगता है कि ये तो नतीजों के दिन स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ ये जो आरोप लग रहे हैं देखना ये है कि इसके जो नतीजे हैं वो किस तरह के होते हैं। अमनदीप केसरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अमनदीप जी, ये बोगस वोटिंग के आरोप अचानक से लगने शुरू हो गए प्रदेश के अंदर, कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया, अचानक से लगने शुरू हो गए। और देखिए नैतिकता की सारी हदें पार कर दी गई हैं और ये पहले से ही मालूम था। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्योंकि समय समय पर ये ऐसे संगठन से आते हैं, वहां रंगमंच पर इन्होंने अच्छा अभिनय किया है और इसी वही अभिनय ये जनता के सामने करते हैं। 9.5 साल तक अगर कोई आदमी सरकार को चला रहा है और सरकार की जिम्मेवारी चलाने की उसकी है, 9.5 साल तक तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई मेरी गुड गवर्नेंस है, मिनिमम गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार है। 9.5 साल तक उस व्यक्ति को अपने अधीन कर्मचारियों का नहीं पता लगता कि भाई वो विरोधी पार्टी के पक्ष में काम कर रही है। देखिए नैतिकता की इतनी ज्यादा धज्जियां उड़ चुकी हैं, उस निम्न स्तर पर आ गए हैं, कर्मचारियों को अब बुरा भला कहने लग गए हैं। वो कर्मचारियां जिनके दम पर ये दम भरते थे कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, वो कर्मचारी अभी खट्टर साहब का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना किसी भी ऑफिस के अंदर या किसी अलग डिपार्टमेंट के अंदर। ये पूरी सरकार 9.5 साल तक चली तो उन कर्मचारियों के अथक प्रयास और मेहनत से चली। क्योंकि ये बात वही लोग कह सकते हैं हरियाणा के अंदर कि जिनको हरियाणा की संस्कृति से नफरत हो, हरियाणा के उन कमेरे वर्ग से नफरत हो जो अपनी मेहनत पर आज से नहीं मुगलों के समय से अत्याचार और तानाशाही को उखाड़ फेंकता आया है। ये लोग नहीं, वो नहीं थे, ये मुगलों के समय भी उनके जो दरबारों के अंदर हम सुनते आए हैं उनकी हाजिरी मारा करते थे, अंग्रेजों के समय भी उनकी हाजिरी मारा करते थे। वो लंबे इतिहास हैं ना, इनका इतिहास में नजदीक से कोई देश की सेना के अंदर कोई योगदान रहा है, न ही देश के अंदर कोई किसान के अंदर योगदान रहा है। जब किसान को देश को जरूरत हुई अन्न और जवान की, तब भी जय जवान जय किसान का नारा लगाया। तो ये लोग सत्ता पर काबिज हुए गुमराह करके, आज ये कहते हैं, देखिए इनकी सारी बातों को सच मानिए आप। बोगस वोटिंग हुई तो बोगस वोटिंग का ना तो ये बूथ नंबर बता रहे हैं कौन से बूथ पे बोगस वोटिंग हुई है, जबकि इनके पन्ना प्रमुख तक हैं। पन्ना का मतलब एक बूथ में ही 4-5 प्रमुख हैं, फिर बूथ प्रमुख भी है, उनको पता ही नहीं लगा एक पन्ने में कितनी बोगस वोट हो गई है। उसके बाद कर्मचारियों का नहीं इनको पता लगा। तो भैया हम जो बार बार आपके टीवी चैनलों पर लगातार आपके माध्यम से बात उठाते थे कि ये लोग बिल्कुल नाकाबिल हैं सरकार चलाने के, और वो नाकाबिलियत आज इन्होंने शो करी अपनी कि भाई आपको पता ही नहीं कि आपके कर्मचारी जो है आपके खिलाफ चल रहे हैं। तो आयुष जी देखिए कहीं भी तो किसी बात का तो कोई तुक हो ना। और एक और मैं सवाल खड़ा करना चाहूंगा कि मनोहर लाल खट्टर जी किस हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? वो तो इस्तीफा दे चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और वो कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे। वो किस हैसियत से? क्या लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां नहीं उड़ रही हैं? क्या ये प्रक्रिया ये अब ये लोकतंत्र को या संविधान को मानने वाले लोग हैं क्या? और मैं तो एक और बात आपको कहूंगा कि जो बोगस वोटिंग नहीं हुई, जो बोगस मुद्दे इन्होंने चुनाव के अंदर उठाए थे, जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब इनको बोगस मुद्दे उठाए जो जनता के कहीं से भी उनके जो हित के मुद्दे नहीं थे, उनको इस तरह से बहकाने का काम किया। वो 1-2 बार ही होता है, बार बार नहीं होता। अब ये बात देश की सुरक्षा, देश की रक्षा की बात करते हैं। आयुष जी, मैं फिर से आपके माध्यम से ध्यान देना चाहता हूं, पिछले 2 महीने के अंदर, ये देश की सुरक्षा की बात करते हैं, हमने बड़ी मजबूत करी। 2 महीने के अंदर, पिछले 2 महीने में देश की राजधानी के अंदर 15 से ज्यादा फर्जी बॉम्ब कॉल्स आ चुकी है, जिसके वजह से स्कूलों से लेकर, अस्पतालों से लेकर एयरलाइंस तक की प्रभावित हुए बहुत ज्यादा। ये इनकी सुरक्षा देश की, कहां बैठे हैं ये हुक्मरान? और अगर ये देख ही नहीं पा रहे हैं या कर्मचारियों को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि ये उस
पद के काबिल नहीं है, ये उस पद के काबिल नहीं है। विदु ये तो रावल जी जवाब दीजिए। जो आपने साथी प्रवक्ताओं ने कहा वो मोटे मोटे तौर पर जो मैंने शुरू में कहा था उस बात को मोहर लगाई है। प्लीज इनकी लाइनों के बीच में से पढ़ना शुरू कर लीजिए। इन्होंने बहुत अच्छे से जो है जो मैंने कहा वो लाइन लगाई। पहले तो अभी तीनों के तीनों प्रवक्ताओं को यही ध्यान में नहीं अब तक आ पाया, हालांकि आपने प्रयास किया, इसके बाद भी विफल हुए आप, कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, जिसके कंट्रोल में सारी व्यवस्थाएं आ जाती हैं एमसीसी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान, या जो सरकार होती है, जो इनकमेंट सरकार होती है उसकी है। लेकिन खैर उसका एक कारण है, मैं कारण ढूंढ लिया इतनी देर में, मैंने भी रिसर्च की थोड़ी सी, और मेरे सामने कांग्रेस का जो एक्स पर पोस्ट की गई, यानी जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर पोस्ट की गई ये फोटो मेरे सामने आई। देखिए ये कांग्रेस पार्टी के खुद के ऑफिशियल हैंडल से की हुई फोटो है। इसमें हम देख रहे हैं किस तरह मिल बांट के मतदान हो रहा है, और ये मतदान लिख रहे हैं ये श्री राजेश खन्ना अलॉन्ग विद श्री राजीव गांधी एंड श्रीमती सोनिया गांधी वोट्स इन दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 1991 में इस प्रकार से वोट किया। तो जो इन व्यवस्थाओं के आदी रहे हैं उन लोगों को इस प्रकार की चीजें जो है मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी सहज सी लगती हैं। मिल बांट कर वोट कर लेना, 3-4 लोग जा रहे हैं, सोनिया जी का वोट राजेश खन्ना जी ने पकड़ लिया, राजीव गांधी जी ने फिर डलवा दिया, ये बड़ी सहज इस तरह ही हुआ करता था। लेकिन तब कौन से प्रधानमंत्रियों की जिम्मेदारी होती थी, लगे हाथ सुरेश रोड जी, ये भी बता दें। बड़ी बात क्या है, इस देश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने लगे, और इस देश की इलेक्शनरिंग प्रोसेस को, जो कि देश का और सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट को पढ़ना चाहिए, जिसका शब्द जो है वो देश की डेमोक्रेसी पर सवाल खड़े करने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा मारता है। केवल 1 महीने पहले आया हुआ जजमेंट है, वो बताता है कि अमेरिका से 3 गुना ज्यादा बड़ी जनसंख्या में भी हम किस प्रकार से इलेक्शन करवा पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी छुटपुट घटनाएं होती हैं। 2014 में भी हुई थी साहब, 2019 में भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम जीते। हम जीत रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो गड़बड़े हो रही हैं उसको हम नजरअंदाज करें। मेरी बात का वोटिंग की अगर बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं, और इसलिए इस तरह की बातें अभी से आप लोगों ने शुरू कर दी। आयुष कैसे, इसका कैसे आप लीनियर रिलेशन कैसे निकाल रहे हैं, कैसे इस रिलेशन हम ये कह रहे हैं। मैं लगातार मैंने 2 बातें कही, सुविधाजनक तरीके से इन्होंने एक पकड़ ली, हालांकि इसको दर्शकों ने सुनिए, बीच में नहीं प्लीज बोलिए, मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट अभी दिखाने वाला हूं, और भी रिसर्च लेकर आया हूं। देखिए 2000 इन्होंने इंपॉर्टेंट बात, मैंने ये बार बार कहा कि प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी, उसको नहीं पकड़ा, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, किस प्रकार से मैंने बार बार कहा कि प्रचंड जीत लेकर आ रहे हैं, और मैं बार बार इनको कह रहा हूं कि रोते हुए भी दिखेंगे, उस पर ध्यान नहीं गया इनका ध्यान केवल इस पर गया। देखिए इसके बावजूद भी रोते बिलखते क्यों है ये भी बता देता हूं, क्योंकि इन्होंने इस प्रकार से जनता के आगे समर्पण नहीं किया हुआ। ये अब भी चाहते हैं कि जनता के मन के विपरीत कोई तीर तिगड़म लगा लो, कोई कहीं से पाकिस्तान से कोई मदद मिल जाए वो ले लो, कोई अपने को यहाँ कोई भ्रष्टाचारी से मदद मिल जाए वो ले लो, कोई जॉर्ज सोर्स अगर पैसे भेज दे तो ले लो, पिज्जा बर्गर आंदोलन शुरू कर दो, हर प्रकार से 4 लठैत गांव का पूरे का जो है नसीब कर दें। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मैंने आपको ये बात कही शुरू में ऑन सेट कि इन्होंने जो कहा वो कहीं ना कहीं मेरी बात पर मोहर लगाता है। वो कैसे लगाता है, अगले एक साहब तो वहां पहुंच गए, जाकर मुगलों तक पहुंच गए, ब्रिटिशर्स तक पहुंच गए, बोले ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। अरे साहब हमारा तो जन्म ही जो है 6 अप्रैल 1980 को हुआ, हमारी पार्टी का जन्म। हमारे पहला जो उसका पॉलिटिकल विंग थी उसमें नेहरू जी की कैबिनेट से निकलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी आए, और 1951 में जनसंघ का जन्म हुआ। उससे पहले हम थे ही नहीं साहब, हम किससे लड़ते। लेकिन अगर इन्होंने, इनका ये दावा है कि ये लड़ रहे थे, तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मुझे नहीं अब तक किसी जगह पता चला कि 21 अप्रैल 1526 को जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, जो दिल्ली में हुआ था बाबर और सुल्तान इब्राहिम के बीच में, मुझे नहीं पता था कि ओम प्रकाश चौटाला जी उसमें लड़ने गए थे, मुझे नहीं पता था। शायद इसी की जेल काट कर आए वो 10 साल। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता चला कि 23 जून 1757 को जो बैटल ऑफ प्लासी था पहला अंग्रेजों का, उसमें जाकर जो है अभय सिंह चौटाला आज बोगस वोटिंग पर रहते हैं। नहीं, इन्होंने कहा, इन्होंने बाबर की बात कही, इन्होंने बाबर की बात कही। ये इतना काफी है,
इतना काफी है। जो सवाल पूछे उसका जवाब नहीं है। नहीं, इतना काफी था, इतना काफी। आयुष जी अमनदीप जी ठीक है, आप अंग्रेजों तक गए तो उसका उतना रिएक्शन तो आना था, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। हमारे पुरखों ने जो है ठीक है विदु रावल जी, लेकिन बोगस वोटिंग अगर हो रही है तो सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि भाई गवर्नेंस कहाँ है। अंग्रेजों के पिट्ठू थे ये लोग। अरे विदु रावल जी ठीक है, अरे ये मुद्दे से भटक विदु रावल जी ठीक है भाई, हो गया। अरे अंग्रेजों से बाहर आ जाए भाई। आज 2024 की बात कर रहे हैं हम लोग, चुनाव के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बोगस वोटिंग का अगर शिकायत भी मिल रही है तो भाई गवर्नेंस कहाँ और कमी किसकी है भाई, ये तो आप लोगों के ऊपर सीधे आएगा ना ये सारा आरोप। आयुष जी, हम रोज सुबह उठते हैं और अपने दांतों को ब्रश करते हैं, ये कमी किसी की नहीं होती, ये रोज की प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। हम लोग जो हैं ये कोई आज ठीक हो जाए और कल खराब हो जाए ये नहीं है। जो लोग 2014 और 19 की बात कर रहे हैं, मैंने इसको भी कहा है और पता नहीं क्यों नहीं सुनते हैं। आप तो नहीं करते ब्रश, आयुष भाई आप नहीं करते ना ब्रश, यही करता है ब्रश। अरे तू भी करता भाई, तू भी करता है, तू भी करता नहीं करता क्या? अजीब लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं हम लोग, सब लोग। एक बार बात आ जाने देते हैं, फिर आता हूं आप लोगों के पास। एक सेकंड, हाँ विदु रावल जी कंप्लीट करें। देखिए मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। ये बदतमीज व्यक्ति जब मैं बोलने लगूंगा फिर बीच में थोड़ा धैर्य रखें, मैं आऊंगा, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगा। अभी विदु रावल जी की बात आ जाएगी। आप तीनों लोगों के प्रश्न थे भाई, आप तीनों लोगों के प्रश्न थे, इसकी हालत विवेक जी तीन लोगों के प्रश्न थे ना, जवाब आ जाने दे, फिर आता हूं। डिबेट को डीरेल किया जा रहा है, क्या कभी कहीं पहुंच जाता है, कभी जो सवाल पूछे मेरे पार्टी डिबेट डीरेल नहीं होगी, डिबेट में भी होगी ना। हाँ विदु रावल जी। आयुष जी देखिए, ये डिबेट के स्तर को हल्का करने की बात है। जब मैं कहता हूं हम लोग ब्रश करते हैं, मतलब हम सब लोग करते हैं, यानी ये एक सतत प्रक्रिया है। रोज कीटाणु पैदा होते हैं, उनको रोज उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी। इसी प्रकार से जो गड़बड़े हैं हर प्रशासन को, हर सरकारों को, कभी चौटाला साहब की रही थी, कांग्रेस की भी रही थी, हमारी भी है, हम सब सरकारों को निरंतर ऐसे जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। हम सब एक अच्छी सोसाइटी चाहते हैं। और जो है ये बात भी मैं कहना चाहूंगा, ये इस आपकी डिबेट के अंदर जो है ब्रिटिशर्स और बाबर और मुगलों का जिक्र आया, तो मैंने जो इनसे पूछा। लेकिन ये बात कहना, ये जो गलत फहमियों में जी रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा इतिहास पढ़ना चाहिए। मेरे पूर्वजों और जान के जिन जातियों को ये अपमानित तौर पर देखते रहे हैं, उन्होंने बलिदान दिया, इसी कारण से उनको किस प्रकार से नीचा दिखाया गया लंबे वर्ष समय तक, उन्होंने बलिदान दिया। मंगल पांडे का भी इसमें जो है योगदान है, इसमें जो है धन सिंह गुर्जर का भी योगदान है, इसमें जो है राज सिंह रावल का भी योगदान है, इसमें सुभाष सैनी का भी योगदान है। इनको लगता है यही पैदा हुए अगर बोगस वोटिंग के आरोप लगे, बहुत बढ़िया वोटिंग के आरोप लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि अगली पार्टी हार रही है। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, लेकिन जो खामियां हैं, जो कमियां हैं निकल रही, तो उस पर चर्चा होगी और उसकी शिकायत हुई है। सुरेश रोड साहब। आयुष जी देखिए, हमने तो एक संभावना प्रकट की है कि 4 जून से पहले ही और 25 मई से पोलिंग डे से पहले ही इन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को धमकी देनी शुरू कर दी थी खट्टर साहब ने। और अमनदीप केसरी ने सही कहा कि खट्टर साहब एक संवैधानिक पद पे भी नहीं है, और वो बात ऐसे करते हैं जैसे वो सुपर चीफ मिनिस्टर। हम तो खैर शुरू से कहते हैं कि अगर बदलाव किया जाता तो कैप्टन अभिमन्यु चीफ मिनिस्टर बनते, अनिल विज जी बनते, या फिर पंडित रामविलास शर्मा जी बनते, या कोई और बीजेपी का कदावर नेता बनता। ये तो खट्टर साहब के जूनियर एक विश्वास पात्र हैं जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, और इसीलिए खट्टर साहब के हाथ में कमान नजर आ रही है। और इन्होंने विदु रावल जी ने कहा कि भाई हम डर के मारे ऐसे बोल रहे हैं, हमारे में डर नहीं है। जनता ने 25 मई को कांग्रेस पार्टी का अपना पूर्ण समर्थन दिया है। हर हल्के में, विधानसभा क्षेत्र से लेके 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में, और करनाल जो उपचुनाव है करनाल विधानसभा का, सभी जगह कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारा कॉन्फिडेंस तो अब और बढ़ता जा रहा है जब हम ऐसी ऐसी बातें उन मुख्यमंत्री से सुनते हैं जो कहते थे कि एक पारदर्शिता लेके आए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जो कि आपकी पार्टी के साथ रोड साहब इतने समय तक जुड़े रहे, चुनाव से ठीक पहले वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आते हैं, उन्होंने बाकायदा नाम लिया, उन्होंने ये बताया गढ़ी, सापला, किलोई, बेरी और महम 3 हलकों का उन्होंने जिक्र किया, जहां पर उन्होंने कहा कि हाँ यहां पर बोगस वोटिंग हुई है, इस तरह के इनपुट्स हैं उनके पास, वो तो नाम लेके कह रहे हैं।
आयुष जी देखिए, आप भी एक जिम्मेदार चैनल है और आप भी एक बहुत पुराने एंकर हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा भी भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए ये भी सभी जानते हैं, और आज उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं चर्चा में उनको अपना नाम लेके आना था कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर चुका हूँ, शायद इस आरोप के जरिए, क्योंकि यहाँ तो एक मन बहलाने का काम चलता है ना बीजेपी में। ये भोज और प्रतिभोज की पार्टी है, भोजन के आयोजन के लोग हैं, इनको कहीं शिलान्यास करके देखा है कभी? लेकिन इनको बोल दो कि कसार और चरणामृत का प्रबंध है, भजन और कीर्तन है, तालियां बजाएंगे, शंख बजाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वहां प्रसाद का प्रबंध होना चाहिए। इनको आप बोलो कि हजारों पुराने नेता है रोड साहब, इसलिए मैंने पूछा। और जहां तक मेरी जानकारी है रोड साहब, जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं रोड साहब देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मुझे लगता है कृष्णमूर्ति हुड्डा शायद रोहतक के ही रहने वाले हैं और उनके पास वो जानकारी है, क्योंकि आपकी पार्टी से वो जुड़े रहे। और अगर इस तरह की वो बातों को कह रहे हैं तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो आधार होगा इसके पीछे। इतना पुराना नेता कोई बात ऐसे ही तो नहीं करेगा। देखिए, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश के पूर्व में रहे मंत्री भी हैं कांग्रेस सरकार में। हम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जानकारी में ये है कि वो शायद रोहतक के रहने वाले हैं। हाँ, नहीं रोहतक के हैं, फिरोई के रहने वाले हैं, शायद मैं अभी उनके बारे में जानता हूँ, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन एक गंभीरता की जो बात है ना, अपने सुभाष जी हैं, बत्रा जी, कृष्णमूर्ति जी हैं, तो चलो आज तो बीजेपी में है ना कृष्णमूर्ति जी। मुझे सुभाष बत्रा जी को तो ये भी नहीं पता कि कांग्रेस में है, बीजेपी में है, सच्चाई ईमानदारी से बात बताता हूँ। लेकिन ये ना कांग्रेस में रहते हुए भी ये दोनों नेता ऐसी बात कह सकते थे, मुझे ये विश्वास है। और कम से कम बीजेपी में बैठ तो कह रहे हैं, कांग्रेस में रहते हुए बोल सकते थे, कई बार ये कर देते हैं। मतलब ये गंभीर व्यक्ति तो नहीं है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस टाइप की घटनाएं अक्सर ये हो जाती है, आदमी का नेचर होता है, कहते हैं ना स्वभाव जो होता है वो सारी उम्र वही रहता है। तो लेकिन विदु रावल जी तो कह रहे हैं, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और कह रहे हैं 4 तारीख को फिर बैठिएगा रोड साहब। वो ये कह रहे हैं कि हम सीटें सारी जीतने वाले हैं। ये अलग बात है कि बोगस वोटिंग का आरोप है। बिल्कुल बैठेंगे और एक सीट पे विश्लेषण करेंगे और कांग्रेस पार्टी 11 में 11 सीटें जीतने जा रही है। ये बीजेपी ने भी स्वीकार कर लिया। आज मैं सुबह आयुष 1 मिनट का समय लूंगा, खबर अभी तक एक न्यूज चैनल है आपका, लीडिंग चैनल है, उसमें मैं डिबेट में गया, तो उन्होंने मतलब हमारे को सुनाया कि बीजेपी की कोई बैठक हुई है, समीक्षा बैठक, जिसमें उन्होंने 4 सीटों पे ही कहा कि हम फाइट में है। भारतीय जनता पार्टी ने रोहतक और सिरसा की सीट उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुले बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत रही है। 4 सीटों में कांग्रेस के बारे में बताया गया कि बहुत मजबूत फाइट में है, यानी 6 सीट भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक में कांग्रेस पार्टी को वो रोक दे चुके हैं। तो 4 सीट पे वो कहते हैं कि हम फाइट में है, यानी बीजेपी। तो जब अपने आप ही वो 4 पे कह रहे हैं तो उनकी चलिए ठीक है। अब आप किसी और दूसरे संस्थान का जिक्र कर रहे हैं, बहरहाल हम लोग भी देखेंगे कि अब 4 तारीख को क्या होता है। और दूसरा ये है कि जब एग्जिट पोल आएंगे तो कुछ तस्वीरें उसमें भी थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएंगी। बहरहाल विवेक जी ये कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बोगस वोटिंग के आरोप लगा देना मात्र सिर्फ इसका ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि जिस पार्टी की ओर से या जो पार्टी आरोप लगा रही है वो हार रही है इसलिए इस तरह की बात कह रही है। आप भी विदु रावल जी कह रहे हैं कि नहीं हम जीत रहे हैं। ये अलग बात है कि कुछ खामियां हैं तो उस पर चर्चा हो रही है। आयुष भाई, यहाँ ये तो बात ही नहीं है कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, वो तो जनता ने फाइनल कर दिया। 4 तारीख को नतीजे आने हैं, ये तो 4 तारीख को पता लगेगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। मैंने तो एक बात पूछी थी, पन्ना प्रमुख कहाँ गए? पन्ना प्रमुखों ने बताया कि हमें हम जीत रहे हैं। हमें पन्ना, तुम्हारे पे पन्ना प्रमुख होता तुम्हें भी पता चल जाता। साहब सुनने का काम करो, आज के दिन पन्ना प्रमुख इनके पास नहीं है। शिकायत इन्होंने नहीं करी। कृष्णमूर्ति हुड्डा को किसने रोका था शिकायत करने से? करते ना शिकायत। आज अपने सिस्टम के ऊपर इन्हें विश्वास नहीं है। अगर सरकार की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, उसके ऊपर इन्हें विश्वास नहीं है। मैं तो एक चीज पूछ रहा हूँ, 2014 में वही कर्मचारी थे, 19 में वही कर्मचारी थे, 24 में ऐसा क्या दिक्कत आ गई कि उन्हें धमकाना पड़ गया? 14 में भी हुआ, 19 में भी हुआ, 24 में हुआ, होगा नहीं, 14 में भी हुआ, 19 में भी हुआ। फिर आपने कार्रवाई किसके ऊपर करी? फिर तो आपका एक और कार्रवाई हो रही है, लगातार हो रही है। आप 14 में भी 19 में भी हुआ, मानेंगे कि किस तरह का फेलियर है। 14 और 19 में जो कर्मचारी सही थे उनको 24 में इनमें कमी दिखने लगी। आज आयुष भाई यही बात है कि अगर कुछ गलत में भी कार्रवाई हुई है। अरे सोने का काम कर भाई, 19 में भी कार्रवाई हुई है, फिर भी काम हो गया, फिर भी काम हो गया, फिर भी काम। ये ना अपने पास रखिए आप।
सर इनका ये कहना है कि जो शिकायत आती है उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है, और शायद तभी उन्होंने वो ब्रश करने वाला एग्जांपल शायद तभी दिया कि भाई इस तरह की चीजें हर चुनाव में होती हैं, और अगर शिकायत आ रही है तो उस पर कार्रवाई होगी। की चीजें हैं ये बातें जो पहले ही करने लग गए, ये हारने के बाद की थी। ये इनका मैं कहूँगा लो कॉन्फिडेंस है। जो बात हारी था 25 तारीख से पहले, वो आज दिख रहा है लोगों को कि हार रहे हैं, और हारने के कारण ही ये चीजें हैं। 4 तारीख के बाद बहुत कुछ और निकल के आएगा, किस तरह की बातें ये करने का काम करेंगे। आज ये देखिए कि आप कार्रवाई करने की बात अधिकारियों के ऊपर कह रहे हैं। अरे वही अधिकारी हैं जो आपकी सरकार चला रहे थे। 9.5 साल आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के आपने उंगली घुमाने का काम किया। 9.5 साल वही कर्मचारी थे। आपने सिर्फ ये नहीं, आपने किया क्या ये तो बताए, कोई एक उपलब्धि तो बताए। नैन सैनी की उपलब्धि पूछते हैं फिर गायब हो जाते हैं, 10 सांसदों की उपलब्धि पूछते हैं फिर गायब हो जाते हैं। पन्ना प्रमुख जब पूछते हैं कहाँ है, पन्ना प्रमुख इनके पास नहीं है। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, एक चीज का जवाब देने में फिर तो भाई विवेक जी आप पे भी सवाल उठेगा ना। अगर इतनी ही इनएफिशिएंट अगर ये गवर्नमेंट थी तो भाई 4.5 साल तक आप इनके साथ क्यों थे, अगर इनकी एक भी उपलब्धि नहीं है? 4.5 साल तक आयुष भाई अगर इतनी ही आप ये मान रहे हैं कि सरकार की कोई उपलब्धि नहीं थी तो 4.5 साल फिर आप भी जिम्मेदार हैं। आप हट नहीं सकते कि भाई हमारे 10 विधायक थे, हमारा एक वो मुख्यमंत्री था, इसलिए हम पे इल्जाम मत डालिए, ये सारी जिम्मेदारी इनकी। ऐसे नहीं हो पाएगा फिर। आयुष भाई हमने अपनी उपलब्धि बारी-बारी गिनाने का काम किया, जो काम हमने। अरे तो वो उपलब्धि सरकार की होगी ना भाई। विवेक जी मुझे एक बात बताइए ना, वो इंडिविजुअल आपकी उपलब्धि थोड़ी ना होगी, वो तो सरकार की उपलब्धि होगी जब आप सरकार का हिस्सा है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सरकार से हटने के बाद भाई जो अच्छी चीजें थी वो हमारी उपलब्धि हो गई, बाकी जो नहीं हुआ वो भाई सरकार देख ले। ऐसे थोड़ी ना होता। हमारी उपलब्धि होगी, जो चीज का पता ही नहीं बीजेपी को। विवेक जी सरकार में साथ में अगर आप सरकार का हिस्सा है तो वो उपलब्धि सरकार के खाते में जाएगी, सरकार का हिस्सा है तो वो उपलब्धि सरकार के खाते में जाएगी। चुके हैं और आप ये कह रहे हैं कि इतनी इनएफिशिएंट गवर्नमेंट थी तो भाई फिर आपके ऊपर भी जनता ये पूछेगी कि आप 4.5 साल तक वहां क्या कर रहे थे। ठीक है आयुष भाई, मनोहर लाल खट्टर अपने आप मान चुकी है बीजेपी, अनिल विज का मान चुकी है बीजेपी। तभी चेंज किया होगा। अगर हम सरकार में थे, हम गलत थे, तो मनोहर लाल खट्टर भी गलत थे। नहीं तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इनएफिशिएंट है तो 4.5 साल तक आपको नहीं रहना चाहिए था। आप 6 महीने के बाद अलग हो जाते कि काम ही नहीं हो रहा, 1 साल के बाद अलग हो जाते काम नहीं हो रहा। अगर काम हो रहा था 4.5 साल तक तो इनएफिशिएंट तो नहीं थे। वो अलग बात है, उन्होंने क्यों हटाया उसका जवाब वो देंगे, वो क्यों हटाया उसका जवाब वो देंगे, लेकिन इनएफिशिएंट का कोई काम ही नहीं हुआ इस पर तो फिर आप भी कटघरे में आ जाएंगे। ठीक है अमनदीप, ठीक है आप गए हैं ना जनता के बीच में, आपने अपनी बातें बताई, अभी जनता इसका भी फैसला 4 तारीख को करेगी। 4 तारीख को नतीजे, ठीक है 4 तारीख को नतीजे सबका फैसला करेंगे, कौन इफिशिएंट था कौन नहीं था। अमनदीप जी बोगस वोटिंग का आरोप लगने से केवल ये तात्पर्य नहीं है कि अगली पार्टी हार रही है इसलिए इस तरह की बातों को वो कह रही है। अमनदीप जी आयुष जी, देखिए मैं जो बात कह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो बहुत 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 बढ़िया कलाकार हैं। एकदम विरोधाभास की बात कर देते हैं एकदम एक झटके में। अगर सुपर सीएम, जैसे कि हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा, अगर सुपर सीएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और एक मुद्दे को उठाते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे को, इतना उस पे ऊपर जोर देते हैं, बोगस वोटिंग की बात करते हैं, कर्मचारियों पे आरोप लगाते हैं हरियाणा प्रदेश के, और आपने इतना जिम्मेदार चैनल है, हरियाणा प्रदेश का प्रमुख चैनल है, वो एक, अरे यार ये इसका 1 मिनट गलती कर रहे हैं ना, तो इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये आयुष जी आप रोकेंगे या मैं शुरू हूं? फिर मैं बोल रहा हूं आयुष जी, मैं 1 मिनट बात आने दे। पत्रकार के सवाल के जवाब में ये कहा। अरे भाई ये जो इस विषय पर नहीं, ठीक है नहीं मैं समझ गया अमनदीप जी। बोगस वोटिंग पर सिर्फ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, सवाल उठा था इसलिए मनोहर लाल जी ने जवाब दिया। बोगस वोटिंग पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। मेरी अगली बात सुन लीजिए, आपका तो जिम्मेदार चैनल होगा हरियाणा प्रदेश का, प्रमुख चैनल है हरियाणा प्रदेश का, उन्होंने एक डिबेट रखी है इस मुद्दे के ऊपर। बड़ा कोई मुद्दा वजन का तो होगा ना। अगर उन्होंने नहीं भी रखी है, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री, इतना बड़ा नेता के मुखारबिंद से निकले शब्दों का वजन होता है या नहीं होता? हम तो इसी बात को लेकर के चिंतित हैं कि कभी तो प्रधानमंत्री किसी को कह देता कोयला चोर, अगले झटके में उसको गले लगा लेते हैं कि इससे ईमानदार आदमी नहीं है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं आपने डिबेट रखी और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आकर एकदम डिफरेंट स्टैंड ले लेता है, घूम जाता है एकदम से,
और कह देता है कि ये तो क्या बड़ी different छोटी सी किया? बात है। ये क्या डिफरेंट एक- किया, समझाओ। अरे यार समझाओ, ये क्या कह different रहे किया? हैं नहीं, आप उन्होंने ये ये नहीं कहा कह रहे हैं छोटी कि बात, ये उन्होंने कहा कि शिकायतें हाँ। हैं लेकिन उस पर आइडेंटिफाई करके हम कार्रवाई करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार रहे हैं। हाँ चलो नहीं हारे, लेकिन अगर ये बड़ी बात है तो फिर मेरा पहला क्वेश्चन आता है जो आपने पूछा था, लेकिन ये हिस्ट्री बताने लग गए। हालांकि वो वाली हिस्ट्री बताने लग गए जिसको ये कहते हैं कि कांग्रेस ने लिखा था, हम नहीं पढ़ते, लेकिन विधु रावल जी ने तो कंठस्थ याद की हुई है वो हिस्ट्री। तो मैं ये कहता हूं कि भाई अगर 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 ये बड़ा मुद्दा है तो क्या मनोहर लाल खट्टर जी की वो 9.5 साल की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? और अगर ये 14-19 में भी हुआ जैसे ये महानुभाव कह रहे हैं, चुनाव आयोग की तो जिम्मेदारी क्या है भाई। उसको एक मिनट बोलने दोगे नहीं? क्या अगर 14-19 में हुआ था, 10 साल पहले भी हुआ, 5 साल पहले भी हुआ, तो उसको खत्म करने के लिए इन्होंने क्या कदम उठाए थे? कर रहे हैं। वो कोई कदम नहीं उठाए थे। और रहे फिर हैं, जो है मैं 24 में हो रहा है, और 24 में इतना बड़े तरीके से हुआ कि आयुष, 14 और हमें 19 में बताया इन्होंने था मुद्दा नहीं उठाया, डिबेट का 24 में समय जाकर मुद्दा कदम उठाया, उठाने के। 24 में जाकर इन्होंने मुद्दा उठाया। और एक और चीज मैं बता देता हूँ 14 बड़े में भाई को, उठाया, आपके 19 माध्यम में से, उठाया। ये चुनाव की प्रक्रिया होती है। देखिए बूथ की प्रक्रिया होती है, बूथ पे कर्मचारी बैठे हैं, और अगर वहां पर दोनों पार्टियों के बूथ एजेंट बैठते हैं, बूथ एजेंट को अपने 1,000-1,200 तक के मतदाता होते हैं, उनको पूरे अच्छी तरह उनकी शक्ल और अकल सब याद होता है जी, कि कौन जी, क्या है क्या। जी। अगर बूथ एजेंट ने वहां पर आवाज नहीं उठाई, कंप्लेंट नहीं उठाई भारतीय जनता पार्टी के, तो यानी कि वो चुनाव संपन्न हुआ। ये चुनाव के रूल हैं मेरे भाई, लेकिन ये वो चीज को मानने वाले नहीं है। देखिए मैं फिर वो बात कहूंगा, और मैं तो चाह रहा था कि विधु रावल जी, खाली ये कारण नहीं है कि चलो हम नहीं कहते हारते हैं, बहुत सारे मुद्दे थे, बोगस वोटिंग नहीं है, बोगस मुद्दे उठाए, और बोगस मुद्दों के साथ साथ हमें जनता से ये भी फीडबैक मिला, जिस प्रकार से ये जो भी बातें बोलती हैं, जनता उनसे भी खिलाफ हुई है। और मेरे को तो कईयों ने कहा कि ठीक विधु है, रावल जी को सारी बोलने पार्टियों दिया ने यही करो। कहा कि जनता ही चुनाव लड़ रही थी, तो अब जनता पे ही छोड़ते हैं कि भाई 4 तारीख को जो जनता का फैसला है वो क्या रहता है। शुक्रिया समय निकालने के लिए और आप लोग का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज आपने देखा कि एक तो बोगस वोटिंग को लेकर के बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों को लेकर के आप देख रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन हाँ ये बिल्कुल तय है कि जनता को जो फैसला करना था जनता वो फैसला कर चुकी है। अब इंतजार 4 तारीख का है कि आखिर ये नतीजे किसके पक्ष में आते हैं।